नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए, अकल का दुश्मन का अर्थ क्या है? अकल का दुश्मन होना का अर्थ क्या है? महामूर्ख, शत्रु, मित्र या कोई नहीं। ठीक है, तो अकल का दुश्मन होने का मतलब कि अपना काम खुद गलत करना होता है और उसका मतलब होता है देखिए महामूर्ख। क्या होता है? महामूर्ख, यानी अकल का दुश्मन होना। इसका यहाँ पर मुहावरा क्या हो जाएगा? महामूर्ख होता है। इसका अर्थ महामूर्ख होता है। ये 2015 में आया हुआ था आपका CG टेट में। ठीक है, तो सारे राज्यों का टेट का प्रश्न पत्र यहाँ पर हम लेकर के आपको आ गए हैं। आप सभी शाम को जरूर जुड़िए। आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा करना, प्रेम होना, झिड़की देना, या यहाँ पर आगे है आदर सत्कार करना। आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? देखिए, कोई भी आदमी जो है आंखें बिछाए हुए रहता है। मतलब यदि आप किसी को कह देते हैं कि वो आने वाले हैं, इस तारीख को आने वाले हैं, तो जो व्यक्ति होते हैं आंखें बिछाए रहते हैं। मतलब आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि आप कब आ रहे हैं। तो आंखें बिछाना का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रतीक्षा करना। क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा करना हो जाएगा। कांटा बोना का अर्थ है, ये भी छत्तीसगढ़ में पूछा गया। सारे प्रश्न छत्तीसगढ़ से देखिए आए हुए ही हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप छत्तीसगढ़ में देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं, देख लीजिएगा। उसी तरह से आपको झारखंड में भी आता है। यहाँ भी बहुत प्रश्न आपको भारी नहीं रहते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं ज़्यादा होपलेस नहीं होंगे। बस आवश्यकता है जो भी यहाँ पर टेट का है प्रश्न पत्र एक बार कर लेना है और सारे राज्यों का प्रश्न पत्र यहाँ से एक बार आप लेकर के पढ़ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सारे नोट्स को। ठीक है, सिर्फ आवश्यकता इसी के है होपलेस होने की नहीं। यहाँ से आप तैयारी कीजिएगा, 101% आपका 60 नहीं 70% मार्क्स आने की गारंटी रहेगी। ठीक है, कांटा बोना का अर्थ है हानि पहुंचाना, संदेह करना, भेद प्रकट करना या प्यार करना। ठीक है, तो कांटा बोना का मतलब कि कोई आदमी कांटा बोता है, इसका मतलब वह हानि पहुंचाने के लिए वह काम कर रहा होता है। तो कांटा बोना का अर्थ क्या हो जाएगा? हानि पहुंचाना हो जाएगा। ठीक है, हानि पहुंचाना हो जाएगा। कलम तोड़ना का अर्थ है, कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना, क्रोध दिखाना, भद्दी चीज़ें लिखना या बहुत मेहनत करना। ठीक है, कलम तोड़ना का क्या शाब्दिक अर्थ होगा? देखिए, बहुत बार आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि यह लड़का जो है कलम तोड़ता है। मतलब कलम तोड़ने का मतलब यहाँ पर कलम को तोड़ना नहीं है बल्कि बहुत सुंदर लिखना होता है ना। कलम तोड़ने का यहाँ पर अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर लिखना। ठीक है, ये कलम तोड़ने का अर्थ हो गया। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है? देखिए, आपको बता देते हैं। वर्णमाला में जब आप जाएंगे ना, वर्णमाला, अभी वर्णमाला आपको हम इसके बाद में करवाएंगे, पूरे उस चैप्टर को करवाएंगे वर्णमाला को। वहाँ से देखिए आपका एक तो प्रश्न फिक्स रहता है और बढ़ने पर 2 भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चारण स्थान जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान से एक प्रश्न आपका लगभग एग्जाम में निकल के आता है। तो कंठ ध्वनियाँ, कंठ मतलब कंठ से जिनका उच्चारण होता है वो कौन होता है? ठीक है, तो कंठ से देखिए उच्चारण होता है क वर्ग का। ठीक है, किस वर्ग का? क वर्ग। क है और क से कंग है, यानी क का मात्रा में जाइए तो क का कंठ होता है। याद रखिएगा, कंठ का क और क का कंठ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क कंठ होता है। अब देखिए यहाँ पर अभी क पूछा था, तो क कंठ का उच्चारण कौन कौन होगा? क होगा, ख होगा, ग होगा,
घ होगा। इन सभी का उच्चारण किससे होगा? कंठ से होगा, याद रखिएगा। अब ये कोई पूछेगा ख का उच्चारण स्थान, तो अलग से मत ढूंढने लगेगा। क वर्ग को याद रख लीजिए, क वर्ग में कंठ आता है, क वर्ग में कंठ आता है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। क ख ग घ याद रखिएगा, क वर्ग में आता है। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा बता दीजिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, क और ख। ठीक है, चलिए अगला है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद एक प्रश्न आपका एग्जाम में फिक्स, एकदम मार लीजिएगा टिक। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? नीरा जोड़ अर्थक, निरह जोड़ अर्थक, नीर जोड़ अर्थक, निह जोड़ अर्थक क्या होगा? संधि विच्छेद। ठीक है, तो देखिए निरर्थक जो होता है ना, निरर्थक उसको हम लोग लिखते हैं, देखिए नी, क्या लिखते हैं? नी, और जोड़ में क्या होता है? अर्थक। नी जोड़ अर्थक होता है, उसको हम लोग निरर्थक कहते हैं। क्या कहते हैं? नी जोड़ अर्थक को निरर्थक कहते हैं, और वही उसका संधि विच्छेद होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत जोड़ आदि, इत जोड़ यादि, इति जोड़ यादि, इति जोड़ आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ में ही नहीं समझिए, ये प्रश्न आपको और राज्यों में भी आया हुआ है। तो आपका हमारा जो क्लास चलता है यहाँ पर, टेस्ट क्लास जो चल रहा है हिंदी का, आप उसमें ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर जो होता है सारे राज्यों का प्रश्न पत्रों का हल चल रहा है, और हो सके तो यहाँ पर आप हमारी क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपये में यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी अभी का अभी जुड़ करके क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। सारी चैप्टर की उसमें पढ़ाई हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इति जोड़ आदि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इति जोड़ आदि। प्रश्न आया हुआ है, ये आपका जेटेट में भी पूछा गया प्रश्न है, झारखंड में भी आया हुआ प्रश्न है। निर्वासित में प्रत्यय है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय से भी एक प्रश्न आपका ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो निर्वासित में प्रत्यय कौन होता है? तो सबसे पहले देखिए उपसर्ग और प्रत्यय को आपको पकड़ना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है पीछे वाला, और उपसर्ग मतलब होता है आगे वाला। ठीक है, तो उ मतलब आगे और प्र माने पीछे, याद रखिएगा। तो जो किसी शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग है, और जो किसी शब्द के बाद लगता है वो प्रत्यय है। तो चलिए इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, निर्वासित को आप संधि विच्छेद कीजिएगा। तो निर्वासित का संधि विच्छेद देखिए होता है निर्वास। ठीक है, निर्वास, और जोड़ होता है देखिए इत, निर्वास जोड़ इत। तो ये जो पहले लगा है ये उपसर्ग है, ये जो बाद में लगा है ये प्रत्यय है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पहले हुआ ये उपसर्ग, ये बाद में हुआ ये प्रत्यय है। तो पूछा है कौन प्रत्यय है, तो आपको निकल के आ गया इत प्रत्यय है। कौन है इत? इत किस में है आंसर? डी में है। तो यही होगा निर्वासित में प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय का चैप्टर देखिए हमने आपको करवा दिया है, आप यहाँ जो भी जुड़े हुए लोग हैं उसको देख लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के छपेंगे। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत डेली आपको हम भी दे रहे हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल। ठीक है, इसके लिए हमने क्या बोला आपको, सबसे पहले आप संधि विच्छेद कीजिए, और संधि विच्छेद ऐसा करना है कि दोनों शब्द का अर्थ निकले। तो यहाँ प्रतिकूल का अगर करेंगे तो प्रति और जोड़ कूल होगा। ठीक है, जिसमें दोनों का यहाँ पर अर्थ निकलता है। ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। पहले वाला होगा उपसर्ग, बाद वाला होगा प्रत्यय। आपसे पूछा है उपसर्ग, तो पहले वाला होगा उपसर्ग, और पहले क्या लगा है? प्रति लगा है। तो प्रति जो है आपका यहाँ पर उपसर्ग है, और प्रति किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका डी ही हो जाएगा। ठीक है, जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 2-3 बार अन्य राज्यों की परीक्षा में भी पूछे गए हैं, हो सके तो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। आप सभी जरूर यहाँ पर विभिन्न राज्यों का जो प्रश्न पत्र दे रहे हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहते हैं? निर्देश, निगम, नस्वर, शत्रुधन। ठीक है, तो जो शत्रु की हत्या करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? शत्रुधन कहेंगे। क्या कहेंगे? शत्रुधन। यहाँ पर जो ऑप्शन आया हुआ है उसके अनुसार शत्रुधन होगा। देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पर, जो आप अगर टेट का एग्जाम में जिसे आपको 70% लाने के लिए अपने टारगेट रखा हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना ऊंचा टारगेट है उतना ही आपको अच्छा तैयारी आप कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तैयारी के लिए आपको यहाँ पर समय तो कम मिलते हैं, लेकिन आप लोग जो होते हैं क्या करते हैं ना, कि
कि बहुत बड़े बड़े किताब ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिस ले लेते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप किताब को बाजारों किताब नहीं पढ़िएगा, बल्कि आपको यहाँ जो चैनल से आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, सभी राज्यों का प्रीवियस ईयर हम आपको देखिए यहाँ पर लगभग कवर अप कर देंगे, सभी सब्जेक्ट का वो हो जा रहा है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर चुनिंदा किताब सिर्फ JCERT का, बहुत कम प्रश्न देखिएगा उसमें, आपको बता देते हैं प्रश्न बहुत कम भिड़ेगा, जितना प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ना उसका आधा भी नहीं होगा। और वहाँ से आप पढ़िएगा ना तो आपको 100% प्रश्न वहाँ से लगभग निकल के आ ही जाता है। तो इस तरह की तैयारी करना है तो आप अभी अभी देखिए मोबाइल नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर देखिए आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सारा चीज़ का तैयारी इसी तरह से करवाया जाएगा जो सिर्फ एग्जाम बेस्ड हो। ठीक है, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा उसी को सिर्फ हम आपको देंगे, और आप कम पढ़ के देखिए, कम प्रश्न पढ़िएगा और अधिक प्रश्न आपका जैक यानी जो एग्जाम लेगी उसमें वहाँ से आना फिक्स है 100%। तो आप अभी कभी जुड़ जाइएगा यहाँ से फ़ोन नंबर करके। ठीक है, तो जो शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुघ्न कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? जो शिव की आराधना करते हैं, जो शिव के भक्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? वैष्णव, सिद्ध, शैव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शिव की आराधना करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। ठीक है, जो शिव की आराधना करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। और ये प्रश्न आपका CG टेट में तो आया ही था, यूपी में भी आया और MP में भी आया है, तो शिव भगवान का बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सूर्य किस प्रकार का शब्द है? सूर्य किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, देखिए ये जो आपका जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है, इसमें ज़्यादा करके देखिए आप तत्सम और तद्भव दो को तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक निकल के आपका हर बार एग्जाम में सब जगह लगभग पूछा जा रहा है। तो हो सके कि आपके भी झारखंड में आ जाए और झारखंड में भी आने वाले ये सब प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए सूर्य किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, हम सूर्य लिख रहे हैं, तो ये सूर्य जो है आपका कौन सा शब्द है? ये संस्कृत शब्द है। ये कौन सा शब्द है? संस्कृत। ठीक है, और इसका हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूरज हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सूरज। ये हिंदी हो गया ना, ये हिंदी हो गया। तो देखिए संस्कृत का जो शब्द होता है, संस्कृत का जो शब्द होता है उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। और हिंदी का जो उसका रूप निकल के आता है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव आपको पता चल गया होगा। संस्कृत का शब्द है सूरज, इसलिए यह तत्सम शब्द है, और इसी का हिंदी होता है सूरज, ये आपका जो है तद्भव शब्द है। तो सूर्य जो है वो संस्कृत का शब्द है, वो तत्सम होगा, याद रखिएगा। अगर उसी का हिंदी आप कर लेते हैं तो वो तद्भव में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का शब्द है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। ठीक है, तो नदी किस प्रकार शब्द? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। तो देखिए वैसे शब्द नदी जिसका खंड नहीं कर सकते हैं और जो स्वतंत्र होते हैं, जो टूटेंगे नहीं, तो उसको रूढ़ में डालिएगा। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ में कन्फर्म हो जाइए। जो जैसे यहाँ पर अगर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ रहता, नदी दिया है तो नदी को हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यह जो है आपको किस में चला जाएगा? रूढ़ शब्द में जाएगा। जिसको दो भाग में तोड़ सकते हैं यानी दो को शब्द से मिलकर बना होगा तो उसको यौगिक शब्द में डालेंगे, और जो दो को शब्द से मिलकर बना होगा लेकिन विशेष अर्थ निकलेगा तो उसको योगरूढ़ में डालिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ से आपका एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो आप सभी कंफर्म हो लीजिएगा। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, पगड़ी भी प्रश्न पूछा गया है, ये CG टेट में एक बार पूछा गया है। तो अपने देश का शब्द है इसलिए इसको देशज शब्द के अंतर्गत डालिएगा, देशज शब्द के अंतर्गत डालिएगा। ठीक है, स्कूल किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, स्कूल देखिए, स्कूल, स्कूल लिखा हुआ है तो ये हम विदेश का शब्द है, इसलिए ये जो है आपका विदेशी शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। तोता किस प्रकार का शब्द है? तोता किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, कोई नहीं। तो तोता एक ऐसा शब्द है जिसका खंडन नहीं हम करेंगे। ठीक है, खंडन नहीं करेंगे, खंडन करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसको हम लोग रूढ़ शब्द में डालेंगे। ठीक है, किस में डालेंगे? रूढ़ शब्द में डालेंगे। अगला यहाँ पर कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। ठीक है, तो कमल जो है आपको यहाँ पर रूढ़ शब्द में चला जाएगा, इसको भी हम लोग खंडन नहीं करते हैं। सेनापति किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। ठीक है, ये प्रश्न आपका CG टेट, UP टेट दोनों में पूछा गया है ना। अब देखिए यहाँ पर तो सेनापति, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सेना है और एक पति है,
तो दो शब्दों से मिलकर यदि कोई शब्द बना हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। तो सेनापति जो है यौगिक शब्द में जाएगा, रूढ़ शब्द में नहीं जाएगा। सेनापति यौगिक शब्द में जाएगा, रूढ़ शब्द में नहीं जाएगा, योगरूढ़ में भी नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए, तो दो चीज आप समझ गए, रूढ़ और यौगिक। आइए योगरूढ़ भी आ जाएगा। प्रतिदिन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रतिदिन का देखिए हम लोग तोड़ सकते हैं ना, प्रति भी एक शब्द होता है और दिन भी एक शब्द होता है, तो दो शब्द है और दो शब्द से मिलकर के एक शब्द बना है, इसलिए यह यौगिक शब्द होगा। इसलिए क्या होगा? यह यौगिक शब्द हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। नाक किस प्रकार का शब्द है? नाक रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। देखिए नाक का हम खंडन करेंगे तो किसी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसका खंड नहीं हो रहा है, दो भाग में नहीं टूट रहा है, तो ये रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है आपका? रूढ़ शब्द है। क्लियर? चलिए, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। ठीक है, तो ये दशानन को तोड़ते हैं तो दस होता है और आनन होता है, ये दो शब्द से मिलकर बना है। दस मने दस, आनन मने मुख, तो ये दशानन बना। तो ये यौगिक शब्द तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन दशानन मने यहाँ पर रावण होता है, इसका विशेष अर्थ निकलता है। तो विशेष अर्थ निकला तो न तो इसको रूढ़ में डालेंगे न तो इसको यौगिक में डालेंगे, इसको डालेंगे योगरूढ़ में। यानी यौगिक, वैसे यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकल जाए तो वो योगरूढ़ में चला जाएगा। यौगिक होते हुए भी वो योगरूढ़ होगा जब उसका विशेष अर्थ निकलेगा। क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए अगला देखिएगा। राष्ट्रपति किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पर दो शब्दों से, एक राष्ट्र का भी अर्थ होता है और पति का भी अर्थ होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसको यौगिक शब्द में हम लोग डालेंगे। किस में डालेंगे? यौगिक शब्द में। तो यौगिक शब्द हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। जलचर किस प्रकार का शब्द है? जलचर यहाँ पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। देखिए जलचर जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और चर दोनों का अर्थ होता है, तो जलचर जो है ये आपका यौगिक शब्द में चला जाएगा। ठीक है, यौगिक शब्द में चला जाएगा। पेन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। पेन जो है देखिए विदेश का भाषा का ये शब्द है, इसलिए इसको जो है आप विदेशज शब्द के अंतर्गत रखेंगे। किताब किस प्रकार का शब्द है? किताब। ठीक है, किताब, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। किताब जो है यहाँ पर विदेश का शब्द है, विदेश का, इसलिए इसको विदेशज शब्द के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। झरना किस प्रकार का शब्द है? झरना रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। तो रूढ़ शब्द में क्या होता है? इसका खंड नहीं होता है, तो झरना का खंड नहीं हम कर सकेंगे, खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए झरना जो है रूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। अगला है, जीव किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो जीव जो है आपका हिंदी शब्द है और हिंदी शब्द को हम लोग तद्भव शब्द के अंतर्गत रखते हैं, तो ये तद्भव शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। मोबाइल किस प्रकार का शब्द है? मोबाइल किस प्रकार का शब्द है? तो मोबाइल ये विदेशी शब्द है, इसलिए ये विदेशज शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आग किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आग ये यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार और एच टेट में 1 बार पूछा गया है। तो आग देखिए ये हिंदी शब्द है, आग हिंदी शब्द है और उसको हम लोग तद्भव में डालेंगे। यदि यही अग्नि रहता तो इसको हम लोग तत्सम में डालते। ठीक है, तो आग को तद्भव शब्द के अंतर्गत रखेंगे। सूरज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, सूरज ये क्या है? ये हम लोग देख रहे हैं हिंदी शब्द है और इसी को यदि कहता है सूर्य, तो सूर्य संस्कृत शब्द होता है, तो हिंदी वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी वाले शब्द को तद्भव शब्द और संस्कृत वाले शब्द को तत्सम शब्द। ठीक है, तो यही तद्भव और तत्सम हो गया। अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि देखिए यहाँ पर संस्कृत शब्द है, अग्नि ये क्या है? संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, तो ये तत्सम शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। अगला है, सूर्य किस प्रकार का शब्द है? सूर्य किस प्रकार का शब्द है? ये यूपी टेट, सीजी टेट, एच टेट सब में आया हुआ है, सूर्य किस प्रकार का शब्द है? तो सूर्य को आप देखिएगा ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आप बताइएगा। सूर्य जो है ये संस्कृत शब्द है, सूर्य संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी सूरज होता है। अगर सूर्य है तो ये संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम शब्द के अंतर्गत जाएगा। अगर सूरज होता तो ये तद्भव शब्द के अंतर्गत चल जाता। ठीक है, सूर्य जो है सूरज होता तो तद्भव शब्द और सूर्य है तो तत्सम शब्द में जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका, तो लंब जोड़ उदर हम लोग इसको कहते हैं, 2 भाग में टूट जा रहा है। लंब मने लंबा, उदर मने पेट,
तो ये आपका, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? विशेष अर्थ। लंबोदर यहाँ गणेश सेंस में है तो विशेष अर्थ निकलेगा, तो वो आपका जो है यहाँ पर किस में चला जाएगा? तो योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा। त्रिनेत्र किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है, त्रिनेत्र दो भाग में टूटेगा, त्रि और नेत्र हो जाएगा ना, ये त्रिनेत्र कहलाएगा। तो त्रिनेत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। लेकिन त्रिनेत्र यानी एक विशेष अर्थ निकल रहा है। यौगिक शब्द होते हुए भी देखिए इसका विशेष अर्थ निकल रहा है, जिसको शंकर भगवान के सेंस में हम लोग कहते हैं। तो ये किस में चला जाएगा? योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। मुख्यमंत्री किस प्रकार का शब्द है? मुख्यमंत्री किस प्रकार का शब्द है? प्रश्न आए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री का मतलब देखिए दो हुआ, मुख्य एक शब्द हो गया, अमंत्री एक शब्द हो गया, तो दो शब्द जुड़ करके बने हुए हैं, इसलिए यह यौगिक शब्द है। ठीक है, पहला चीज। और इस यौगिक शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह ऑलरेडी यौगिक ही रहेगा। ठीक है, अब आपको रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और तत्सम तद्भव में कोई भी दिमाग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी दिक्कत है तो आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अष्टभुजी किस प्रकार का शब्द है? एचटेट का आया हुआ प्रश्न है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक है, अष्टभुजी देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे? अगर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ की बात आता है तो इसको हम सबसे पहले खंड करते हैं। अष्टभुजी का अष्ट हो गया और यहाँ पर भुजी हो गया। ठीक है, अष्ट मने 8, भुजी मने भुजा, दोनों का अर्थ निकल रहा है और ये दो शब्द हैं, इसलिए सबसे पहला तो ये हो गया यौगिक। लेकिन अब यौगिक में भी आपको चेक करना है कि क्या ये योगरूढ़ में तो नहीं जाएगा। तो अष्टभुजी एक विशेष अर्थ निकल रहा है, माँ दुर्गा के सेंस को हम लोग अष्टभुजी कहते हैं, तो विशेष अर्थ निकल गया तो वह यौगिक शब्द होते हुए भी योगरूढ़ बन जाएगा। तो योगरूढ़ शब्द में आप इसको डालिएगा। आज के बाद पक्के कंफ्यूजन आपको समाप्त हो जाएंगे। नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। ठीक है, ये प्रश्न आपका सीजी टेट और बिहार टेट दोनों में पूछा गया है। तो नीलकंठ, नीलकंठ को हम खंड कर सकते हैं नीला और उसका बाद होगा कंठ, नीला और उसका बाद कंठ। ठीक है, नीलकंठ होता है। अब देखिएगा तो नीला का भी अपना अर्थ है, कंठ का भी अपना अर्थ है। तो ये सबसे पहले हो गया यौगिक शब्द। लेकिन अब यौगिक शब्द में चेक हम लोग को करना रहता है कि इसका विशेष अर्थ तो नहीं निकल रहा है। तो नीलकंठ जो है यहाँ पर, ये शंकर भगवान के सेंस में आपका नीलकंठ है, तो आपको यहाँ पर विशेष अर्थ निकल गया, तो आप इसको यौगिक में नहीं योगरूढ़ में डालिएगा, टिकिंग कीजिएगा। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? यानी जंगल में लगने वाली आग के बदला में एक शब्द क्या होगा? बड़वा नल, जहरा नल, कामा नल या दावा नल। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? 1001 बारी प्रश्न आपका अब तक के हिंदी सेशन के अंतर्गत पूछ दिया गया है और आपके भी एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, जितना भी कहें कम होगा। सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी यहाँ से पूछ दिया गया है। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा सो आप देख लीजिए। जंगल में क्या मिलता है बताइए आप? जंगल में क्या मिलता है? तो जंगल में जाइएगा तो दावा मिलता है। क्या मिलता है? दावा। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को इसीलिए हम क्या कहेंगे? दावा नल कहेंगे। याद रखिएगा, जंगल में मिलता है दवा और जंगल में लगने वाली आग को हम कहेंगे दावा नल। क्या कहेंगे? दावा नल। दावा नल किस में है? डी में है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसके बदले में एक शब्द क्या आएगा? जो बहुत बात करता है उसके बदले में एक शब्द क्या आएगा? बधिर, बहुवचनीय या बहुभाषी। ठीक है, क्या इसके बदले में एक शब्द आएगा? तो देखिए इसके बदले में जो एक शब्द आता है वो होता है आपका बहुभाषी। क्या होता है? बहुभाषी। जिससे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? जिससे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? अगम्य, निगम, आगम या दुर्गम। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका जो है आपका सीजी टेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, जिससे पार करना कठिन हो उससे क्या कहेंगे? तो जिस चीज़ को पार करना कठिन होता है उसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं उसको? दुर्गम के नाम से जानते हैं कि बहुत ही दुर्गम है, पार करना इसको बहुत ही कठिन है। दुर्गम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहेंगे? जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं? निर्देश, निगम, नश्वर या शत्रुधन। क्या करते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है। ठीक है, देखिए जो शत्रु की हत्या करता है उसके बदले में एक शब्द आता है शत्रुधन। क्या आता है? शत्रुधन ना, शत्रुधन। ये आपका कहाँ? तो पंजाब टेट में पूछा गया प्रश्न है हिंदी सेक्शन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे? वह वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे? अलौकिक,
अमर, शाश्वत या नश्वर। ठीक है, तो जो वस्तु नश्वान हो उसके बदले में एक शब्द आता है नश्वर। क्या आता है उसके बदले में? एक शब्द नश्वर आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। क्लियर। अगला, जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है उससे क्या कहते हैं? यानी जिसका भोजन केवल दूध चलता है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या दुग्धाहारी। तो देखिए, जिसका भोजन दूध होगा उसको कहेंगे दुग्धाहारी, जिसका भोजन मांस होगा उसको कहेंगे मांसाहारी, जिसका भोजन साग सब्जी होगा उसको कहेंगे शाकाहारी, और जिसका भोजन द्रव्य केवल होगा, पानी केवल होगा, उसको द्रव्यहारी कहेंगे। ठीक है, तो जो भोजन दूध में ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है, तो दूध से होता है जिसका भोजन, तो उसको हम लोग दुग्धाहारी कहेंगे, दुग्धाहारी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? योगी, जिज्ञासु, आस्तिक या मुमुक्ष। क्या कहते हैं इसको? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को। ठीक है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमुक्ष कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहेंगे? स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? नायिका, नर्तकी, नटी या अभिनेत्री। ठीक है, तो जो स्त्री अभिनय करती हो उसी का नाम होता है अभिनेत्री। उसको क्या कहते हैं? अभिनेत्री, जो फिल्मों में काम करती है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। जिसके तर्क का कोई जवाब न हो उसे क्या कहते हैं? जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। ठीक है, तो जिसके तर्क का कोई जवाब ना हो सके उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं अकाट्य। क्या कहते हैं? अकाट्य कहते हैं। थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? अग, मूर्ख, बहुग या अल्पक। क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपका 1001 बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपका जेटेट में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए आप इसी तरह के सारे प्रश्नों को यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। एग्जाम से 2 दिन जानने से पहले जैसे आपकी टेक्स्ट बुक का 6 to 10 का नोट्स देख लीजिएगा, जिससे आपका 10 से 20 नंबर अधिक आ सके। ठीक है, थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पक। क्या हो जाएगा? अल्पक। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उससे क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है एमपी टेट में एक बार आया हुआ था। एमपी टेट में एक बार आया हुआ था, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, जो दूसरों पर संदेह करता है तो इसको देहात में संदेह नहीं, लोग शंका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंका। ठीक है, तो जो दूसरों पर शंका करता हो, जो दूसरा पर संदेह करता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं शंकालु। क्या कहते हैं? शंकालु। ठीक है, तो शंका करता है, यहाँ याद रखिएगा, संदेह मतलब शंका या संदेह। ठीक है, संदेह में क्या है? सन, तो सन से याद रखिएगा शंकालु, सन से याद रखिएगा शंकालु। ठीक है, तो राइट आंसर इसका शंकालु हो जाएगा। अगला प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता है, जैसे आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं और वो आपसे जानने की इच्छा रखता है, तो वैसे चीज को क्या कहते हैं? उस शब्द के बदले एक शब्द क्या आएगा? जिज्ञासु, हितभाषी, ऋषि या ज्ञानी। क्या होगा? ठीक है, ये आपका जो है सीजी टेट में 2 बार पूछा गया है। क्लियर। तो जो जानने की इच्छा रखता है आदमी, उसको हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु कहेंगे। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो, यानी जिसको ममता नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? निर्मम, निर्मोही, निरामय या निष्ठ। तो उसको हम लोग कहेंगे निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। जो किसी का हित चाहता हो उससे क्या कहेंगे? हितैषी, हितभाषी, हितकारी या हितकारी। क्या कहेंगे? ठीक है, तो जो किसी का हित चाहता है उसी को हम लोग कहते हैं हितैषी। क्या कहते हैं? हितैषी। ठीक है, अगला, हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपि है। प्रश्न पूछा गया था, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू। ठीक है, तो हिंदी की लिपि कौन सी होती है? तो हिंदी की लिपि जो होती है वो देखिए आपकी देवनागरी है। रोमन किसकी लिपि है? तो रोमन जो है यहाँ पर अंग्रेजी की लिपि है। गुरुमुखी किसकी है? तो ये पंजाबी की है। और उर्दू की लिपि होती है फारसी। ठीक है, तो लिपि से एक प्रश्न आपको यहाँ पर एग्जाम में देखिए छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी यहाँ पर झारखंड राज्य में भी एक प्रश्न जो है लिपि से होगा। और देखिए लिपि का क्लास यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। हिंदी सेक्शन के अंतर्गत यदि आप देखिएगा तो भाषा और लिपि से जो 2 प्रश्न आपके झारखंड राज्य के एग्जाम में आएंगे उसको हमने कंप्लीट कर दिया गया है। तो उसका कंप्लीट वीडियो और नोट्स आप यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
राम विद्यालय जाता है यह किस काल का उदाहरण है? राम विद्यालय जाता है यह किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो राम विद्यालय जाता है ये आपका जो है यहाँ पर ये सामान्य वाक्य है। क्या है? सामान्य वाक्य है। अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये जो आपको हिंदी के अंतर्गत जब इसका भेद आएगा, ये प्रेजेंट, ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो यहाँ पर जो है आपको ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत जाता है। हिंदी में किस काल के अंतर्गत जाता है? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत जाता है। राम विद्यालय जाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, वे आम खाते हैं, तो ये सामान्य बातें जो आपको बताई जाती है तो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। संधि को आपको देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको कर लेना है, क्योंकि संधि से एक प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, तो संधि में किस तरह करेंगे? तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। ठीक है, हरि क्या होगा? हरि जोड़ चंद्र, हरि जोड़ चंद्र, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। इसमें क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग लगा हुआ है ना, तो यदि दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दों के बीच में जो जुड़ाव होता है और उसमें कहीं भी विसर्ग चिन्ह हो, तो उस संधि को हम लोग कहेंगे यहाँ पर विसर्ग संधि। क्या कहेंगे उस संधि को? विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हरिश्चंद्र में कौन सा संधि हो जाएगा? यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उच्चारण में संधि एक रहेगा, आप इसको ठीक से देख लीजिएगा। ये छत्तीसगढ़ में पूछे गए हैं अभी तक 3 बार में, जो ग्रामर में आया वो देख लीजिए। आपको कल यूपी का भी हम दिखाए हुए थे, उसी तरह से एमपी का भी, सारे जगहों का हम प्रश्न पत्र दिखा देते हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि इस तरह का आ रहा है तो हमारा भी इस तरह का आएगा। ठीक है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा? उत, क्या होगा आपका? उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण। ठीक है, ये बन जाता है उच्चारण, यही बनता है ना। तो देखिए इसमें क्या है, तो ये भी यहाँ पर जो आपका है ये व्यंजन संधि है। ठीक है, और ये शुरू भी इसका व्यंजन संधि है। तो जब दो व्यंजन संधि आपस में मिलेगा तो संधि का नाम क्या होगा? व्यंजन संधि ही तो होगा ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? संधि से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, देख लीजिए। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? किस तरह से बताएंगे? तो इसका संधि विच्छेद कीजिए आप पहले। ठीक है, तो संधि विच्छेद करेंगे निर्विकार का, तो क्या होगा? नी और जोड़ हो जाएगा विकार, नी जोड़ विकार। ठीक है, निर्विकार। नी में ये कौन सा संधि है? ये कौन सा शब्द है? तो ये विसर्ग है। ये कौन है? विसर्ग चिन्ह है। तो जिसमें आप संधि विच्छेद किए, अगर उसमें विसर्ग चिन्ह कहीं पर लगा हुआ है तो वो संधि पूरा बन जाएगा विसर्ग संधि। वो पूरा क्या बन जाएगा? विसर्ग संधि बन जाएगा। ठीक है, तो निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सा होगा? विसर्ग संधि होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? लोहा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है, लोहा देखिए धातु ना, क्या धातु या द्रव्य? द्रव्य, मेटल, तो ये धातु वाली चीज़ें हो गई, मेटल वाली चीज़ें हो गई, द्रव्य वाली चीज़ें हो गई, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाता है। ठीक है, तो धातु में आपको यहाँ सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये जितना चीज़ भी नाम आ जाएगा वो सभी चीज़ें आपकी किस में चली जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। यानी वैसी चीज़ें जिसकी नाप तौल की जा सकती है, और लिक्विड वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें किस में आती है? आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाता है। तो ये लोहा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? देख रहे हैं आप, संज्ञा से भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो आपके भी संज्ञा से प्रश्न आएंगे, फिक्स है आएंगे। और संज्ञा को पूरा हम यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आपका उसका टॉपिक, वीडियो और नोट्स पूरा कंप्लीट कर दिया गया है संज्ञा का। ठीक है, तो नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? तो वैसी संज्ञा जिसको हम सिर्फ क्या कर सके? अनुभव कर सके, महसूस कर सके, लेकिन किसी को बता नहीं सके, वो किस में आती है? भाववाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में आता है। यानी जिसका किसी गुण, दोष, स्वाद, आकार का पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। और नमकीन क्या है? ये स्वाद है।
तो इससे हमके स्वाद का पता चलता है, इसलिए ये क्या चीज़ है आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। चाहे वो नमकीन हो, चाहे मिठास हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, ये सभी भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए किस तरह का संज्ञा से प्रश्न आ रहा है। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, दूध क्या है? तो ये लिक्विड वाली चीज़ें है। कौन सा है? लिक्विड, द्रव वाली चीज़ें हैं। तो जिसमें लिक्विड वाली चीज़ें होती है तो द्रव से जुड़ी रहती है, इसलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग लाते हैं, तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। आशा का विलोम शब्द है नाउम्मीद, दुराशा, निराशा या हताशा। ठीक है, क्या होगा आशा का विलोम शब्द? ठीक है, तो आशा का विलोम यानी उल्टा हो गया, तो आशा का उल्टा क्या होता है? निराशा। आशा का उल्टा क्या होगा? निराशा। तो विलोम शब्द आपको देख लेने हैं, और विलोम शब्द आपको 60 विलोम शब्द इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपको टॉपिक करवा दिया गया है, तो आप सभी देख लीजिएगा। नोट्स तो जरूर ले लीजिएगा। एक बार आपको बता देते हैं, जितने भी नोट्स बने हैं सिर्फ आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षाओं से पूछेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स हैंड रिटन बना हुआ है, या नहीं तो आपका JCERT टेक्स्ट बुक का बना हुआ है, और सभी इंपॉर्टेंट। अगर कम पढ़ के आप चाहते हैं कि ज़्यादा अंक उठे और ऑथेंटिक चीज़ों को ही केवल हम पढ़ें, तो बस यहाँ से ही जुड़िएगा, और कहीं से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर शुरू में दिया गया है 9631054226 पर अभी संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है आकाश, सुरेश, पीयूष या अश्व। क्या होता है? ठीक है, क्या होगा इसका पर्यायवाची शब्द? देखिए, आकाश तो नभ, अंबर, गगन होता है। सुरेश कमल होता है। पीयूष, पीयूष का मतलब अमृत होता है। पीयूष का मतलब अमृत होता है। अश्व का मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमृत के समान अर्थ किसका निकला? पीयूष का निकला ना। ये कहाँ आया हुआ था? तो यू टेट में आया हुआ था, उत्तराखंड टेट में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया, पीयूष होगा। अगला, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन है? इसमें बताना है। अश्व, तुरंग, बाजी या सभी। ठीक है, ये आपका यूपी टेट में 2 बार आया है, और यहाँ पर कह लीजिए आपका जो है उड़ीसा टेट में 1 बार आया है। ठीक है, तो क्या होगा पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए, घोड़ा यानी अश्व को भी घोड़ा ही कहा जाता है, तुरंग को भी घोड़ा ही कहा जाता है, बाजी को भी घोड़ा ही कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। तो राइट आंसर इसका सभी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द है, कहाँ पर आया था? ये आँख का पर्यायवाची शब्द यूपी में आया था और MP में आया था, दोनों जगह ही आया था। ठीक है, यूपी टेट में भी और MP टेट भी। तो आँख का पर्यायवाची शब्द है चक्षु, नयन, नेत्र या सभी। ठीक है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चक्षु होता है। चक्षु मतलब भी आँख होता है, नयन मतलब भी आँख होता है, नेत्र में भी आँख होता है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन है? ठीक है, बताना है आपको। अनल, अभिलाषा, प्रभु या कोई नहीं। ठीक, ये प्रश्न आपका जो है CG टेट में आया हुआ है। किसमें? CG टेट में 1 बार आया हुआ है। ठीक है, तो आग को क्या कहते हैं? अनल कहते हैं। आग को अनल कहते हैं। अभिलाषा मतलब चाह या इच्छा होता है। प्रभु मतलब ईश्वर या भगवान होता है, कोई नहीं। यानी आग के समान पर्यायवाची शब्द किसका हुआ? अनल हुआ। तो अनल माने आग हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अनल हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। औरत का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, तुरंग, अंबर या स्त्री। ठीक है, औरत के समान इसमें पर्यायवाची शब्द कौन है? ये जो है आपका उड़ी टेट, ओटेट माने उड़ीसा टेट में आया है। उड़ीसा टेट में प्रश्न आया है। नेत्र मतलब क्या होता है? आँख होता है। तुरंग माने घोड़ा होता है। अंबर माने आसमान होता है। और स्त्री जो है औरत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरत को। तो औरत के समान अर्थ कौन दे रहा है यहाँ पर? स्त्री दे रहा है। तो जो उसी के समान एक जैसा अर्थ देगा उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो औरत का पर्यायवाची शब्द इसमें स्त्री होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कपड़ा का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अभी नहीं वाला देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, परीक्षा जब भी देने जाइएगा तो प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि पूरा प्रश्न बारीकी से नहीं पढ़ने से है वाला लग जाता है, और यहाँ पर दिया हुआ देखिए नहीं है, याद रखिएगा।
तो इसमें कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है वो हमको चुनना है। तो एक करके देखेंगे। अंबर है, वस्त्र है, परिधान है, चक्षु है। ठीक है। प्रश्न कहाँ आया? तो प्रश्न आया यूपी टेट में, प्रश्न आया बंगाल टेट में, 2 जगह आया। ठीक है। तो देखिए, अंबर मने भी वस्त्र या कपड़ा होता है, वस्त्र मने भी कपड़ा होता है, परिधान मतलब भी कपड़ा होता है। लेकिन चक्षु एक इसमें ऐसा शब्द है जिसका मतलब नेत्र होता है, आँख होता है, नयन होता है। ठीक है। नेत्र होता है, आँख होता है या नयन होता है। किसका मीन्स? चक्षु मीन्स। तो इसमें पर्यायवाची शब्द कपड़ा के जैसा कौन कौन है? अंबर भी है, वस्त्र भी है, परिधान भी है। जो नहीं है वो कौन है? चक्षु। तो आपसे नहीं वाला पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर डी होगा, चक्षु। प्रश्न को बारीकी से पढ़िएगा आप सभी को। ठीक है। और आपको तो हम बता दे रहे, देखिए यहाँ पर हमने हैंड रिटेन नोट्स बनाया है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और सारे राज्यों के शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा को मिला करके भी हमने इसमें देखा है। तो आप सभी अभी भी अगर वीडियो मिलता है तो जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिए। बहुत ही सस्ते रेटों में आपके लिए हमने यहाँ पर चीप रेट क्लास लाया है। 500 रुपये में सारे नोट्स और साथ में PDF देखना भी नहीं भूलिए, PDF। और उसके बाद सारा क्लास भी आपको दिया जा रहा है इतने सस्ते में। तो आप यहाँ से जरूर जुड़ करके देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका 101% भिड़ना फिक्स है। ठीक है। तो कमल का समानार्थी शब्द है, कमल का समानार्थी शब्द है नभ, असुर, अरविंद या दैत्य ना। ये आपका MP टेट का प्रश्न है, ये आपका MP टेट का एक बार आया हुआ प्रश्न है। नभ मने क्या होता है? याद रखिए, कमल के समान अर्थ कौन दे रहा था? यहाँ पर नभ है, नभ मने क्या होता है? आकाश, अंबर होता है। ठीक है। असुर मने क्या होता है? दैत्य, दानव। अरविंद का मतलब देखिए होता है कमल, अरविंद का अर्थ होता है कमल, और दैत्य मतलब तो दैत्य होगा। ठीक है। तो अरविंद का मतलब कमल होता है, यानी कमल के समान अर्थ कौन पकड़ रहा है? समानार्थी कौन है कमल का? तो अरविंद है, और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द है, किरण का पर्यायवाची शब्द है, इसमें बताना है। इसमें कौन किरण का पर्यायवाची शब्द है? रश्मि, चक्षु, लोचन या ईश्वर। ठीक है। चलिए, ये प्रश्न जो है आपका CG टेट में एक बार आया हुआ था। अब देखिए, ईश्वर मने तो भगवान हो गया, लोचन मने तो आँख हो गया, चक्षु मतलब तो आँख हो गया, और एक चीज बच्चा रश्मि, रश्मि मतलब किरण होता है। रश्मि मतलब किरण होता है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन होगा? रश्मि। यानी राइट आंसर किस में चला जाएगा? ए में चला जाएगा। भूलिएगा नहीं जुड़ने के लिए, अभी अभी जुड़िए। ठीक है। कुत्ता का समानार्थी शब्द है, कुत्ता का समानार्थी शब्द है, कौन होगा कुत्ता का समानार्थी शब्द? वस्त्र, वस्त्र कुत्ता का समानार्थी नहीं है, वस्त्र। ठीक है। आकाश भी समानार्थी नहीं है, काक भी समानार्थी नहीं है। अब क्या बचा? चौथा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कुक्कुर, तो कुत्ता का पर्यायवाची शब्द यही कुक्कुर होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। खून का पर्यायवाची शब्द है, खून का पर्यायवाची शब्द है वायस, हवा, रश्मि या लहू। ठीक है। तो वायस तो अलग चीज है, सवा भी दूसरा चीज है, रश्मि मतलब किरण है, और लहू मतलब होता है खून। लहू मतलब क्या होता है? खून। तो खून के पर्यायवाची शब्द कौन होगा? लहू होगा, क्योंकि खून ही के समान अर्थ कौन दे रहा है? लहू दे रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनमें कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है? इनमें कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है? आपको बताना है। ये गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन है? ये CG टेट का प्रश्न है, CG टेट जो आपके नजदीक में सटता है। देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी या सभी। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द देव नदी भी होता है, भागीरथी भी होता है, मंदाकिनी भी होगा, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा।